जुपिटर को हम बचपन से जानते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट, गैस जायंट, बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स, द ग्रेट रेड स्पॉट, बस। लेकिन सच यह है कि जुपिटर उन प्लैनेट्स में से नहीं है जिन्हें तुम जानते हो। वह उन चीजों में से है जिन्हें जितना समझो उतना अजीब लगने लगता है, क्योंकि दूर से जो दुनिया शांत दिखती है वही करीब जाकर नॉर्मल प्लैनेट वाली पूरी समझ तोड़ देती है। पहली नजर में जुपिटर खूबसूरत लगता है, इतना बड़ा, इतना साफ, इतना परफेक्टली लेयर्ड कि तुम्हें लगेगा स्पेस में कोई जायंट पेंटिंग तैर रही है। लेकिन यही दिमाग गलती करता है, क्योंकि जुपिटर को देखकर हम अर्थ जैसा लॉजिक लगा देते हैं। हम सोचते हैं बड़ा होगा, डेंजरस होगा, लेकिन आखिर होगा तो एक प्लैनेट ही, कहीं ना कहीं सरफेस होगी, किसी पॉइंट पर जाकर वह एक दुनिया की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जुपिटर के साथ प्रॉब्लम यही है, वह दुनिया की कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठता। अब सोचो, तुम उसके पास जा रहे हो, सामने उसका साइज बढ़ रहा है, उसके रंग साफ हो रहे हैं, उसकी ब्यूटी और भी अनरियल लग रही है। लेकिन उसी मोमेंट एक अजीब सा एहसास शुरू होता है, यह चीज सिर्फ बड़ी नहीं है, यह गलत तरीके से बड़ी है। इतना बड़ा कि बाकी प्लैनेट्स छोटे लगने लगें, इतना वायलेंट कि उसकी सुंदरता भी सस्पिशियस लगे, और सबसे अनसेटलिंग बात, उसके पास पहुंचने से पहले ही उसका एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर सकता है। यानी जुपिटर की कहानी किसी जायंट प्लैनेट की कहानी नहीं है, यह उस मोमेंट की कहानी है जब तुम्हें समझ आता है कि सोलर सिस्टम में कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत हैं, छूने के लिए नहीं, और जुपिटर शायद उनमें सबसे ऊपर है। जब जुपिटर दूर से दिखता है तो पहली नजर में वह बस एक खूबसूरत जायंट लगता है। दिमाग उसे जल्दी से एक लेबल दे देता है, सबसे बड़ा प्लैनेट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ा सुनना और सबसे बड़ा फील करना दोनों अलग बातें हैं। जुपिटर को समझते समझते एक पॉइंट पर यह एहसास आता है कि हम किसी नॉर्मल बड़े ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसका स्केल बाकी प्लैनेट्स को छोटा नहीं, ऑलमोस्ट मामूली बना देता है। अर्थ हमें बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी पर बनी है। हमारे शहर, समंदर, पहाड़, मौसम, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, सब कुछ इसी एक दुनिया पर है। लेकिन जुपिटर के सामने अर्थ पहली बार एक कंप्लीट वर्ल्ड कम और एक यूनिट ज्यादा लगने लगती है। उसके अंदर 1000 से ज्यादा अर्थ समा सकती हैं। मतलब जिस प्लैनेट को हम अपनी पूरी रियलिटी मानते हैं, वह जुपिटर के सामने स्केल का सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल बन जाता है। यहीं से जुपिटर इंप्रेसिव कम और अनकंफर्टेबल ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें सिर्फ देखने में बड़ी नहीं होती, उनका असर भी बड़ा होता है। जुपिटर का मास इतना ज्यादा है कि सोलर सिस्टम में उसका वेट अलग ही फील होता है। बाकी सारे प्लैनेट्स का टोटल मास जोड़ दो, फिर भी जुपिटर अलग लेवल पर खड़ा दिखता है। इसलिए उसे देखकर यह फील नहीं आता कि वो प्लैनेट्स की भीड़ का एक हिस्सा है। उल्टा ऐसा लगता है जैसे बाकी सब उसके आसपास रखी हुई चीजें हों, और जब कोई ऑब्जेक्ट इतना भारी हो तो वह सिर्फ खुद मौजूद नहीं रहता, वह अपने आसपास की स्पेस पर भी असर डालता है। शायद यही रीजन है कि बहुत से साइंटिस्ट्स जुपिटर को सिर्फ एक जायंट प्लैनेट की तरह नहीं, अर्ली सोलर सिस्टम के पावर प्लेयर की तरह देखते हैं। कुछ मॉडल्स तो यह तक कहते हैं कि शुरुआत में उसकी मूवमेंट ने इनर सोलर सिस्टम की शेप पर असर डाला होगा, लेकिन साइज का शौक यहीं खत्म नहीं होता। जुपिटर सिर्फ बहुत बड़ा नहीं है, वह बहुत फास्ट भी है। इतना बड़ा प्लैनेट लगभग 10 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। अब सोचो, इतनी भारी दुनिया और इतनी तेज स्पिन। इसी वजह से जुपिटर परफेक्ट गोल नहीं दिखता, वह बीच में थोड़ा फैला हुआ है, जैसे उसकी अपनी स्पीड उसे शेप दे रही हो। ऊपर से जो सुंदर स्ट्राइप्स दिखती हैं, वे सिर्फ रंग नहीं हैं, वे मोशन का साइन है। जूनो मिशन के डेटा ने दिखाया कि उसकी हवाएं सिर्फ ऊपर की परत तक सीमित नहीं, हजारों किलोमीटर नीचे तक जाती हैं। मतलब जुपिटर की आउटर ब्यूटी एक्चुअली डीप मूवमेंट की सरफेस हिंट है। जो चीज हमें दूर से बैलेंस्ड लगती है, उसके अंदर लगातार वायलेंट डायनामिक्स चल रहे हैं। अब पिक्चर साफ होने लगती है। जुपिटर बड़ा है, हैवी है, फास्ट है, और उसके वेदर सिस्टम्स भी नॉर्मल स्केल पर नहीं चलते। उसकी ग्रेट रेड स्पॉट कोई छोटा स्टॉर्म नहीं, एक ऐसी जायंट स्टॉर्म है जो अर्थ से भी बड़ी रही है। तब दिमाग पहली बार समझता है कि यह कोई बड़ा वर्जन ऑफ अर्थ नहीं है, यह प्लैनेट की फेमिलियर कैटेगरी से बाहर जाने लगता है। उसकी हर चीज एक्सट्रीम स्केल पर सेट है, साइज, ग्रेविटी, रोटेशन, स्टॉर्म्स, और यही उसे डेंजरस फील कराता है। क्योंकि जब किसी दुनिया में हर डायल इतना ऊपर घुमा हो तो दिमाग अपने आप अगला सवाल पूछता है, ठीक है, इतना बड़ा है, इतना वायलेंट है, लेकिन क्या फिर भी यह एक जगह है जहां किसी दिन जाकर उतरा जा सके? और यहीं जुपिटर अगला झटका देता है, क्योंकि उसके साथ सबसे बेसिक उम्मीद ही टूटने वाली है। दिमाग अब तक यही मानकर चल रहा था कि जुपिटर कितना भी अजीब हो, आखिर है तो एक प्लैनेट। मतलब किसी पॉइंट पर उसकी कोई सरफेस होगी, कोई ऐसी जगह जहां यहां से नीचे ग्राउंड शुरू होती है, जैसा मोमेंट आए। लेकिन जुपिटर की असली चाल यही है, वह तुम्हें बहुत देर तक प्लैनेट जैसा दिखता है,
और फिर अचानक याद दिलाता है कि तुम्हारी पूरी इमेजिनेशन गलत कैटेगरी में चल रही थी। वहां नीचे जाने का मतलब किसी जमीन के करीब जाना नहीं है। वहां नीचे जाने का मतलब है एक ऐसी गहराई में प्रवेश करना जहां उतरना जैसा आइडिया ही धीरे धीरे बेकार हो जाता है। नासा के मुताबिक जुपिटर पर अर्थ जैसी कोई ट्रू सॉलिड सरफेस नहीं है। यही वह पॉइंट है जहां जुपिटर पहली बार सच में एलियन लगता है। मार्स को सोचो, मून को सोचो, वीनस को सोचो, डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन दिमाग फिर भी एक तस्वीर बना लेता है। हेलमेट पहनकर उतरो, किसी रफ जमीन पर कदम रखो, किसी बेस की कल्पना करो। जुपिटर के साथ यह बेसिक पिक्चर बनती ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो तुम देखते हो वह लैंडिंग साइट नहीं, क्लाउड टॉप्स हैं, और क्लाउड्स के नीचे राहत नहीं और एटमॉस्फेयर है। फिर उसके नीचे और डेंस लेयर, फिर और प्रेशर, फिर ऐसी कंडीशंस जहां फेमिलियर मैटर भी वैसा बिहेव नहीं करता जैसा अर्थ पर करता है। जूनो और दूसरे स्टडीज से यही साफ हुआ है कि जुपिटर के ऊपर की बैंड्स सिर्फ सरफेस डिजाइन नहीं, डीप एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई हैं, और नीचे जाते जाते प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि सिंपल गैस प्लैनेट वाली स्कूल इमेज बहुत छोटी पड़ जाती है। अब सोचो इसका मतलब क्या है। अगर कोई माउंटेन नहीं, कोई प्लेन नहीं, कोई क्रेटर नहीं, कोई रॉक फेस नहीं, तो पहुंचना किसे कहोगे? तुम जुपिटर पर वैसे नहीं पहुंचते जैसे किसी दुनिया पर पहुंचा जाता है। तुम बस उसके अंदर घुसना शुरू करते हो। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी सॉलिड वर्ल्ड पर खतरा बाहर होता है ठंड, हीट, टॉक्सिक हवा, लो ग्रेविटी, हाई ग्रेविटी। जुपिटर में खतरा स्ट्रक्चर में ही है। वह तुम्हें कोई स्टेबल संदर्भ देता ही नहीं। ऊपर की तरफ देखो तो सुंदर पैटर्न्स, नीचे जाओ तो डेंसिटी बदलती है, और नीचे जाओ तो प्रेशर इतना बढ़ता है कि तुम्हारा सरफेस वाला भरोसा खत्म हो जाता है। फिर एक स्टेज पर हाइड्रोजन जैसी फेमिलियर चीजें भी अनफेमिलियर स्टेट में पहुंचने लगती हैं। साइंटिस्ट लंबे समय से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जुपिटर के डीप इंटीरियर में हाइड्रोजन मेटालिक बिहेवियर लेने लगती है, और यही उसके पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी से भी जुड़ता है। यानी नीचे सिर्फ और गैस नहीं है, नीचे एक दूसरी तरह की फिजिक्स छिपी है। यही वजह है कि जुपिटर को देखकर कभी यहाँ कॉलोनी बनेगी जैसा सवाल ऑलमोस्ट गलत सवाल लगता है। कॉलोनी वहां बनती है जहां ग्राउंड हो, स्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग का कोई एंकर हो। जुपिटर तुम्हें एंकर देता ही नहीं। वह कहता है या तो दूर से देखो, या मेरे एनवायरनमेंट में घुसकर खुद को मेरे रूल्स पर छोड़ दो। और उसके रूल्स सिंपल नहीं है। रोटेशन फास्ट, विंड्स डीप, प्रेशर एक्सट्रीम, इंटीरियर स्ट्रेंज। मतलब यह कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से नेचर को थोड़ा मैनेज कर ले। यहां प्रॉब्लम वेदर नहीं, पूरी वर्ल्ड डिजाइन है। इसीलिए जुपिटर का नो सरफेस आइडिया सिर्फ एक फन फैक्ट नहीं है, यही वह चीज है जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। अब वह बहुत बड़ा प्लैनेट नहीं लगता, अब वह एक ऐसी गहराई लगता है जिसका कोई साफ फ्लोर तुम्हारे इंतजार में नहीं है। और जब यह बात दिमाग में ठीक से बैठती है तो अगला सवाल अपने आप आता है। ठीक है, वहां उतरना पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या उसके पास रहकर, ऑर्बिट में रहकर, क्लोज स्टडी करके उसे सेफली हैंडल किया जा सकता है? यही जुपिटर अगला और शायद सबसे ब्रूटल सच सामने रखता है, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं कि तुम कहां खड़े होगे, प्रॉब्लम यह भी है कि उसके बहुत पास पहुंचना ही तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। जुपिटर अब तक तुमसे दो चीजें छीन चुका है। पहले उसने नॉर्मल स्केल छीन लिया, फिर उसने यह भरोसा भी तोड़ दिया कि किसी दिन वहां जाकर उतरा जा सकता है। लेकिन दिमाग फिर भी एक आखिरी रास्ता ढूंढता है। ठीक है, नीचे नहीं जा सकते तो ऊपर से थोड़ी दूरी बनाकर उसके पास रहकर उसे समझ तो सकते हैं। आखिर डेंजर नीचे होगा, उसके अंदर होगा। लेकिन जुपिटर की प्रॉब्लम यही है, उसका खतरा सिर्फ उसके भीतर नहीं है। उसके पास पहुंचते ही खेल बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास की जगह भी वैसी खाली और हार्मलेस नहीं है जैसी स्पेस को हम अक्सर इमेजिन करते हैं। देखो, अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वही हमें बहुत सी हार्मफुल चीजों से बचाता है। लेकिन जुपिटर के साथ यह बात दूसरे लेवल पर चली जाती है। उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा और इतना ताकतवर है कि वह अपने आसपास के चार्ज्ड पार्टिकल्स को पकड़कर एक बेहद डेंजरस इलाका बना देता है। मतलब उसके पास स्पेस सिर्फ रास्ता नहीं रह जाती, खुद खतरा बन जाती है। यही वह पॉइंट है जहां जुपिटर सच में अनसेटलिंग लगता है, क्योंकि यहां डेंजर को देखने का चांस भी नहीं मिलता। न कोई दरार दिखती है, न कोई लपट, न कोई वार्निंग। सब कुछ बाहर से शांत लग सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि उसके पास आते आते ही एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि जुपिटर के पास मिशन भेजना सिर्फ डिस्टेंस का सवाल नहीं होता, प्रोटेक्शन का भी होता है। मशीन को वहां तक पहुंचाना एक चैलेंज है, लेकिन उसे वहां सरवाइव कराना उससे भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां की रेडिएशन इतनी हार्श हो सकती है कि स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स तक डैमेज होने लगें। और यही दिमाग पहली बार सही मीनिंग में रुकता है। अगर मशीनों को भी शील्डिंग चाहिए, केयरफुल पाथ चाहिए, एक्सपोजर कंट्रोल चाहिए,
तो इंसान की क्या हालत होगी। हम आम तौर पर स्पेस ट्रैवल को इस तरह इमेजिन करते हैं जैसे बस सूट पहना, मशीन में बैठे और पहुंच गए। लेकिन जुपिटर के पास प्रॉब्लम सूट से बड़ी है। वहां तुम्हारा सामने वाला दृश्य तुम्हें नहीं मारेगा, वहां तुम्हारे आसपास का इनविजिबल एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यही है कि यह पूरा खतरा ड्रामेटिक तरीके से सामने नहीं आता। जुपिटर दूर से अब भी सुंदर दिखेगा, वही स्ट्राइप्स, वही जायंट आकार, वही मेस्मराइजिंग लुक। लेकिन उस ब्यूटी के आसपास एक ऐसा रीजन फैला है जहां फैसिनेशन और डेंजर साथ साथ चलते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट उसे और ज्यादा डरावना बनाता है। अगर वह शुरू से अगली दिखता तो दिमाग अलर्ट रहता, लेकिन जुपिटर पहले तुम्हें खींचता है, फिर सच्चाई बताता है कि उसके पास एडमिरेशन काफी नहीं है। वहां टिकने के लिए ऐसी सहन शक्ति चाहिए जो इंसान के पास है ही नहीं। इसीलिए जुपिटर की कहानी सिर्फ वेदर या साइज की कहानी नहीं रह जाती, अब यह सर्वाइवल की कहानी बन जाती है। और जब यह बात ठीक से बैठती है तब नेचुरली अगला सवाल आता है, अगर खुद जुपिटर के पास रहना इतना मुश्किल है तो उसके आसपास घूमती दुनियाओं का क्या? उसके मून्स क्या इससे बच जाते हैं, या वे भी उसी जायंट की रीच के अंदर फंसे हुए हैं? यहीं से कहानी और बड़ी होती है, क्योंकि जुपिटर का असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, उसका साया उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। और यहीं दिमाग एक नई उम्मीद पकड़ता है। ठीक है, खुद जुपिटर के पास रहना मुश्किल है, लेकिन उसके मून्स, शायद असली कहानी वहां हो। शायद जायंट से थोड़ा दूर जाकर पिक्चर बदल जाए। यही सोच पहली नजर में सही भी लगती है, क्योंकि जुपिटर के मून्स कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं हैं। वे अपने आप में पूरी दुनियाएं हैं। किसी पर बर्फ है, किसी पर अंदर ओशन होने के संकेत हैं, किसी पर ज्वालामुखी फटते हैं। सुनने में यह सब एक्साइटिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जुपिटर का फैमिली सिस्टम बाहर से जितना रिच दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस है। क्योंकि उसके मून्स अकेले नहीं रहते, वे जुपिटर की पकड़ के अंदर रहते हैं। और जुपिटर की रीच सिर्फ ग्रेविटी तक सीमित नहीं है। सबसे पहले आईओ को देखो। अगर किसी को जुपिटर के पास रहकर उसकी असली ताकत समझनी हो तो आईओ काफी है। यह सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वॉल्केनिक दुनिया मानी जाती है। वहां ज्वालामुखी सिर्फ कभी कभार नहीं फटते, लगातार एक्टिविटी चलती रहती है। वजह क्या है? जुपिटर की ग्रेविटी, सीधी नहीं लेकिन लगातार खींचतान के रूप में। जुपिटर और दूसरे बड़े मून्स मिलकर आईओ को इतना कसते खींचते रहते हैं कि उसके अंदर हीट बनती रहती है। मतलब वहां की आग सिर्फ प्लैनेट की अपनी नहीं, जुपिटर की दी हुई भी है। यह डिटेल छोटी नहीं है। इसका मतलब साफ है, जुपिटर अपने मून्स को सिर्फ ऑर्बिट में नहीं रखता, वह उन्हें अंदर से बदलता भी है। वह दूर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, वह उनकी हालत तय करने वाली ताकत है। अब यूरोपा को सोचो। पहली नजर में वह आईओ जितना वायलेंट नहीं लगता। उसका ऊपर का हिस्सा बर्फीला है, स्मूथ है, और इसी वजह से लोग उसे होप वाली दुनिया की तरह देखते हैं। अंदर ओशन हो सकता है, लाइफ की पॉसिबिलिटी की बातें होती हैं, फ्यूचर मिशंस उसी एक्साइटमेंट पर टिके हैं। लेकिन यहीं जुपिटर फिर पिक्चर बदल देता है। यूरोपा प्रॉमिसिंग है, सेफ नहीं। वह जुपिटर के रेडिएशन एनवायरनमेंट के बीच रहती है। मतलब सरफेस पर खड़े होने का सवाल आए तो प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर या बर्फ की नहीं होगी, ऊपर से जो रेडिएशन लगातार पड़ती है वह खुद बहुत बड़ी मुश्किल है। यानी जुपिटर का साया यहां भी खत्म नहीं होता। एक मून इंटरेस्टिंग हो सकता है, इवन पोटेंशियली इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान के लिए आसान जगह बन जाता है। फिर गैनीमेड और कैलिस्टो आते हैं और कहानी और अजीब हो जाती है। गैनीमेड इतना बड़ा है कि वह मर्क्यूरी से भी बड़ा है और उसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है। यह अपने आप में रेयर बात है। कैलिस्टो कंपैरेटिवली कम डिस्टर्ब लगता है, इसलिए फ्यूचर बेस्ड जैसी डिस्कशंस में उसका नाम कभी कभी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरह आता है। लेकिन यहाँ असली पॉइंट कोई एक मून चुनना नहीं है। असली पॉइंट यह है कि जुपिटर के सिस्टम में सेफ शब्द बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहीं ग्रेविटी स्टोरी बदल रही है, कहीं रेडिएशन, कहीं इंटरनल हीटिंग, कहीं सरफेस कंडीशंस। मतलब उसके फैमिली में हर दुनिया अलग है, लेकिन हर जगह पीछे जुपिटर की छाप दिखती है। वह सिर्फ सेंटर में बैठा जायंट नहीं, वह हर मून की हालत में किसी न किसी रूप में मौजूद है। जुपिटर के पास डेंजर लोकलाइज्ड नहीं है। वह सिर्फ उस प्लैनेट तक सीमित नहीं रहता, उसका असर फैलता है। उसके मून्स पोस्टकार्ड वर्ल्ड्स नहीं, प्रेशर में जीती हुई दुनियाएं लगने लगती हैं। कोई हीट से टूट रहा है, कोई रेडिएशन में नहाया हुआ है, कोई बाहर से शांत लगकर भी भीतर बहुत कुछ छिपाए बैठा है। और यही बात जुपिटर को और बड़ा बना देती है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने साइज, अपने क्लाउड्स, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डरावना नहीं लगता। अब वह इसलिए डरावना लगता है क्योंकि उसके आसपास घूमती पूरी दुनिया उसकी ताकत के हिसाब से जी रही है। और जब यह बात बैठ जाती है तब आखिरी सच अपने आप सामने आता है।
जुपिटर सिर्फ एक डेंजरस प्लेस नहीं है, वह ऐसा जायंट है जिसने सिर्फ अपने मून्स को नहीं, शायद पूरे सोलर सिस्टम की कहानी को शेप किया। यानी अब सवाल यह नहीं बचता कि जुपिटर कैसा प्लैनेट है, असली सवाल यह बनता है कि क्या हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसकी फाइनल शेप में जुपिटर का फैसला सबसे भारी था। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ में प्रवेश करती है। अब तक जुपिटर एक जायंट वर्ल्ड था, फिर वह एक ऐसी जगह निकला जहां उतर नहीं सकते। फिर पता चला कि उसके पास पहुंचना भी आसान नहीं। फिर उसके मून्स तक में उसका साया दिखा। लेकिन इन सब के बाद भी एक आखिरी बात बचती है, जुपिटर सिर्फ अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल नहीं करता था, बहुत मुमकिन है कि उसने पूरे सोलर सिस्टम की फाइनल शेप पर असर डाला हो। यही वह पॉइंट है जहां जुपिटर एक प्लैनेट कम और एक टर्निंग पॉइंट ज्यादा लगने लगता है। आज हम सन के चारों तरफ जो साफ सुथरा सिस्टम देखते हैं, इनर रॉकी प्लैनेट्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जायंट प्लैनेट्स, ये पिक्चर शुरू से इतनी टाइडी रही हो, यह जरूरी नहीं। कई मॉडल्स यही बताते हैं कि शुरुआत में जुपिटर ने अपनी जगह बदली, अंदर की तरफ आया, फिर वापस बाहर गया, और इस दौरान मटेरियल के बंटवारे पर गहरा असर पड़ा। यानी वह सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं था, हो सकता है उसने सिस्टम की कहानी की दिशा ही बदल दी हो। अब सोचो इसका मतलब क्या है। हम अक्सर प्लैनेट्स को फाइनल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, यह मार्स है, यह अर्थ है, यह जुपिटर है। लेकिन शुरुआती सोलर सिस्टम वैसा शांत शोरूम नहीं था। वह एक मेसी, वायलेंट, बनता बिगड़ता इलाका था। उस समय अगर जुपिटर ने सच में मूवमेंट की तो उसने सिर्फ अपनी ऑर्बिट नहीं बदली होगी, उसने रास्ते में पड़ा मटेरियल हटाया होगा, बिखेरा होगा, कुछ चीजों को बनने से रोका होगा, कुछ को नई जगहों पर पहुंचाया होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मार्स का छोटा रह जाना, एस्ट्रॉयड बेल्ट की मिक्स्ड नेचर और इनर सोलर सिस्टम की फाइनल अरेंजमेंट जैसे सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। कुछ नासा मटेरियल और रिसर्च रिव्यूज भी यही ब्रॉड पिक्चर सपोर्ट करते हैं कि जायंट प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और माइग्रेशन ने हमारे प्लैनेटरी नेबरहुड की आर्किटेक्चर पर गहरा असर डाला। यहीं जुपिटर पहली बार सच में रूलिंग फोर्स लगता है। इसलिए नहीं कि वह सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं कि उसकी स्टॉर्म बहुत बड़ी है, इसलिए क्योंकि उसका असर उसके बॉडी से बहुत बाहर तक जाता है। ग्रेविटी में, मैग्नेटिक फील्ड में, मून्स में और शायद सिस्टम की हिस्ट्री में भी। और यहीं वह स्कूल वाली सिंपल लाइन टूटती है कि जुपिटर बस एक गैस जायंट है, वह एक जायंट मेमोरी है, सोलर सिस्टम की पुरानी उथल पुथल का बचा हुआ सबसे भारी संकेत। जूनो ने उसके अंदर झांककर यह भी हिंट दिया कि जुपिटर खुद भीतर से उतना सिंपल नहीं जितना पहले समझा जाता था। उसका कोर शायद छोटा, सख्त और साफ अलग नहीं, बल्कि फैला हुआ, घुला मिला, फजी हो सकता है। मतलब जिसने सिस्टम को शेप किया वह खुद भी अंदर से एक नीट ऑब्जेक्ट नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री लेकर बैठा है। और शायद इसी वजह से जुपिटर डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वह सिर्फ एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं जिसे दूर से देखकर वाव कहा जाए। वह बार बार यह एहसास कराता है कि यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद एक वर्ल्ड लगती हैं, लेकिन असल में वे रूल्स बनाती हैं। जुपिटर वैसा ही है। तुम उसे पोस्ट कार्ड की तरह देख सकते हो, टेलीस्कोप में एडमायर कर सकते हो, उसकी बैंड्स और कलर्स पर हैरान हो सकते हो, लेकिन जितना तुम उसके पास जाते हो उतना महसूस होता है कि यह जगह इंसानों के लिए बनी ही नहीं। यहाँ सुंदरता है पर आराम नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर है पर जमीन नहीं, यहाँ परिवार है पर सेफ्टी नहीं, और शायद सबसे भारी बात यहाँ सिर्फ मौजूदगी नहीं, इन्फ्लुएंस है। तो आखिर में जुपिटर की सच्चाई यही नहीं कि वह सबसे बड़ा प्लैनेट है, असली सच्चाई यह है कि वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ अपनी कहानी नहीं जीता, बाकी सबकी कहानी पर भी असर डालता है। और शायद इसी वजह से जुपिटर को देखकर डर भी लगता है और खिंचाव भी, क्योंकि वह हमें एक अनकंफर्टेबल बात याद दिलाता है। हम जिस सिस्टम को अपना घर कहते हैं, उसकी फाइनल शेप किसी शांत डिजाइन से नहीं बनी, उसे बनाने में जायंट फोर्सेस लगी, और उन जायंट फोर्सेस में जुपिटर सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देता है। यही वजह है कि दूर से वह सुंदर लगता है, लेकिन समझ में आते आते वह ऑलमोस्ट टेरिफाइंग हो जाता है।